शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसे समाज की बेहतरी के लिए ज्ञान का प्रयोग लाना है। सच्ची शिक्षा वही है जो हृदय में करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करे। आदरणीय अतिथिगण, माननीय कुलपति महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, शोधार्थी एवं देश के विभिन्न भागों से पधारे सभी प्रतिभागियों को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की ओर से सादर नमस्कार। Good morning and a very warm welcome to everyone present here. It is an honor for us to host you at 3rd National Conference on Social Responsibility of Educational Institutions, organized by Center for Extension and Field Outreach and Human Resource Development Center, Delhi Technological University. नित्यम ग्रहीत परम च विद्यते, नित्यम ग्रहीत च भावते, यानी निरंतर ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति ही महानता प्राप्त करता है। शिक्षा का यह मार्ग हमें न केवल समृद्ध करता है, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आधार भी देता है। इसी भावना के साथ हम आज यहाँ ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए इस प्रेरणा को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। We are graced by the presence of Dr. Atul Kothari, National Secretary, Shiksha Sanskriti Uthan Nyas, New Delhi. Professor K.G. Suresh, Director, India Habitat Center, Delhi. Professor Ramesh C. Gaur, Dean, Indira Gandhi National Center for the Arts. Professor Alok Chakrawal, Honorable Vice Chancellor, Guru Ghasidas Central University, Bilaspur, Chhattisgarh. Honorable Vice Chancellor Sir, DTU, Professor Prateek Sharma. Professor Mini Srijit, Dean, Center for Extension and Field Outreach. Professor P.K. Goyal, Director, HRDC. Dr. Vikas Gupta, Associate Dean, OEA. Dr. Praveen Kumar, Coordinator, OEA. हम आप सभी का स्वागत करते हैं तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसका विषय है शैक्षिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया जीपदोतर नमोस्तुते। चलिए ज्ञान और प्रकाश के इस समारोह को दीप प्रज्वल द्वारा प्रारंभ करें। साथ ही सरस्वती वंदना के मधुर स्वरों को साथ में मिलकर मां सरस्वती से कृपा की कामना करें। मैं हमारे आदरणीय अतिथिगण से निवेदन करती हूं कि कृपया उत्सव दीप प्रज्वलन के लिए आगे बढ़ें। तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शिक्षा से समाज में बदलाव लाए, उत्तरदायित्व की भावना सिखाए। इस सम्मेलन में हम सब एक साथ समाज सेवा की ओर रुख बनाएं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अतुल कोठारी जी का, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के नेशनल सेक्रेटरी हैं। भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसी पहलों के जरिए भारतीय भाषाओं और परंपराओं को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। वह एक जाने माने लेखक और विचारक हैं जो मानते हैं कि शिक्षा से समाज, संस्कृति और नैतिकता का विकास हो सकता है। सर भारतीय भाषा मंच
और भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक एवं शिक्षा स्वास्थ्य न्यास और दक्षिण फाउंडेशन के संस्थापक हैं। सर का ध्येय वाक्य है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा और समस्या नहीं समाधान की चर्चा करें। एवं माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। मैं हमारे माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करती हूँ वे डॉक्टर अतुल कोठारी जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर केजी सुरेश जो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली के निदेशक हैं। डॉक्टर सुरेश शिक्षा, मीडिया, संचार एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक विशेष सम्मानित व्यक्तित्व है। वे जर्नलिज्म और मीडिया शिक्षा को लंबे समय तक अकादमिक एवं प्रशासनिक भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने पूर्व में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक के रूप में तथा इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवाएं प्रदान की हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर के माध्यम से वे बौद्धिक विमर्श, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। I request Honorable Vice Chancellor Sir to welcome Professor K.G. Suresh with a sapling. Thank you, sir. अब हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी का जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में डीन के रूप में कार्यरत है। IGNCA भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है जो कला, संस्कृति, विरासत और मानविकी के संरक्षण के लिए समर्पित है। पूर्व में उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के कुलपति के रूप में सेवाएं प्रदान की है। अब हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी का, माननीय कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है सिर्फ ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि जीवन को समाज सेवा में समर्पित करना। आगे बढ़ते हुए अब हम डीन सेंटर फॉर एक्सटेंशन एंड फील्ड आउटरीच प्रोफेसर मिनी श्रीजत को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं। Good morning, everyone. Respected dignitaries on the dais, distinguished speakers, esteemed delegates, deans, heads of departments and centers, faculty members, research scholars, participants, and my dear students. It gives me immense pleasure and a deep sense of honor to welcome all of you to the 3rd National Conference on Social Responsibilities of Educational Institutions. On behalf of the organizing committee and Delhi Technological University, I extend a very warm and cordial welcome to everyone present here. Today, the 12th of January is a significant day as it marks the birth anniversary of Swami Vivekananda, which is celebrated as National Youth Day in India. His ideas on education, character building, youth empowerment, and nation building offer timeless guidance, making the occasion particularly meaningful for discussion on social responsibilities of educational institutions. The National Education Policy, NEP 2020, emphasized the transformative role of educational institutions. The UGC's advocacy for extension activities, NEP's vision of schools as Samajik Chetna Kendra, and government initiatives such as Unnat Bharat Abhiyan and Vikasit Bharat 2047 collectively highlight the need for institutions to participate proactively in social development. Recognizing this, we at Delhi Technological University actively contribute to social welfare, address contemporary societal challenges, and foster meaningful linkages with communities through outreach, extension work, and community engagement. Today's conference is one such initiative. We are deeply honored to have with us eminent visionaries whose contributions have significantly shaped academic and cultural discourse in the country. I extend my respectful welcome to Professor Atul Kothari, National Secretary, Shiksha Sanskrit Udhan Nyas,
whose dedication to youth engagement and national service continues to inspire educational initiatives across India. Welcome, sir. We are privileged to welcome Professor Ramesh Chandra Gaur, Professor and Dean at Indira Gandhi National Center for Arts, whose leadership in the preservation and promotion of India's cultural heritage add immense value to our deliberations. We welcome you, sir. My sincere welcome to Professor K.G. Suresh, Director, India Habitat Center, whose work in media, communication, and public discourse has strengthened the interface between academia and society. Sir, we welcome you to the conference. We are equally honored by the presence of Professor Alok Chakrawal, Vice Chancellor, Guru Ghasidas Central University, whose visionary leadership and commitment to inclusive education serves as a guiding force for institutions across the nation. Sir, a warm welcome from DTU. I take this opportunity to acknowledge the constant guidance and leadership of our Honorable Vice Chancellor, Professor Pradeep Sharma sir, whose vision and unwavering support have been instrumental in conceptualizing and organizing this national conference. His commitment to academic excellence, innovation, and social responsibility provides a strong foundation for initiatives such as this. I welcome you, sir. We are confident that the presence of eminent speakers and participants from diverse backgrounds will surely enrich the discussions and help us move from ideas to action. On behalf of our entire university community, once again, I extend a very warm welcome to our distinguished speakers, special invited guests, session chairs, and each one of you. May the deliberations over the coming sessions be intellectually stimulating and socially impactful. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for your welcome address and for setting the right tone for today's conference. ज्ञान वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसी भावना के साथ आइए अब इस सम्मेलन के मूल उद्देश्य और दिशा से अवगत हो। सम्मेलन के उद्देश्य को प्रस्तुत करने हेतु मैं प्रोफेसर पी.के. गोयल, डायरेक्टर HRDC एंड प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग से अनुरोध करती हूँ वे मंच पर आएं। सर्वप्रथम माँ शारदे या स्वामी विवेकानंद को नमन। आज के कार्यक्रम का अतिथि माननीय अतुल जी कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्थान न्यास, प्रोफेसर के.जी. सुरेश, डायरेक्टर ISC दिल्ली, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डीन IGNC दिल्ली, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, कुलपति गुरुदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर, माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रतीक शर्मा सर, प्रोफेसर मिनी मैडम, डॉक्टर विकास, प्रोफेसर प्रवीण, डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, गेस्ट, माय डियर कलीग्स, पार्टिसिपेंट्स, यंग्स माइंड्स एंड फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, आप सभी को सादर नमस्कार, आत्मवंदन। भारत में प्राचीन काल से ही शैक्षिक संस्थाएं समाज में सार्थक परिवर्तन हेतु प्रयास करते रही हैं तथा एक दूसरे के सुख दुख में जुड़े रहे हैं। सामाजिक दायित्व जो है हमारी भारत ज्ञान परंपरा का एक हिस्सा रहा है, पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी यहाँ से जो है भारतीय ज्ञान परंपराएँ जो है लुप्त होती चली गई है। मैकॉले से प्रभावित शिक्षा नीति के कारण शिक्षा संस्थान अपने सामाजिक दायित्व को भूलते चले गए। शिक्षा संस्थान धीरे धीरे अपनी बाउंड्री तक सीमित होते चले गए। हम लोग अपनी शिक्षा इंस्टीट्यूट में बैठे रहते हैं, AC लैब में बैठे हैं। हमारे आसपास गांव में देखते हैं कि इतनी स्थितियाँ खराब हैं, आसपास लोग बैठे हुए हैं, बेगर्स हैं, उनके बारे में सोचना हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है। तो हमारे संस्थान बाहर के लोगों की क्या स्थिति, इस बारे में सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना हमारी मोरल ड्यूटी है। आवर इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी एन आइलैंड इन द सोसाइटी। आज जो शिक्षा संस्थान एक टापू की तरह बन गए हैं, तो शिक्षा संस्थान सामाजिक चेतना के केंद्र होने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सामाजिक जिम्मेदारी जो है हम लोगों की इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, और सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही हम देश को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। तो देश आत्मनिर्भर भारत जब होगा जब हमारे छात्र आत्मनिर्भर होंगे, और गांव जो है जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे जब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो गांव आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें। यूजीसी जो करिकुलम आया है, मैडम डीन मैडम बैठी हुई हैं, यूजीसी के उसमें पाठ्यक्रम में भी जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट जो कोर्स है उसको मैंडेटरी किया गया है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट, जब NEP का पार्ट है कि NEP के अंदर ही जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट को इम्पोर्टेंस दी गई है कि उसको हमारे पाठ्यक्रम में रहे और इस पर हम काम करना शुरू करें।
The end of all education or end of all trainings should be the man making character building. जितना भी है शिक्षा मानव निर्माण और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है. According to स्वामी विवेकानंद, the basic purpose of education is the total development of human personality. शिक्षा का लक्ष्य है चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए. एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है. दिस इज वेरी फेमस कोटेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद. तो आज देखते हैं युवाओं में देशभक्ति, नैतिकता, सामाजिक संवेदना, सेवा के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है. हमारे जो यूथ है, ठीक है, पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, उनमें देशभक्ति आई है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी आई है. तो थोड़ा उस पर और काम करने की जरूरत है कि हमारे यूथ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर कि सामाजिक जो है संवेदना है और उनका करेक्टर बिल्डिंग है और उनमें नैतिकता कैसा है उसको बढ़ाने की और आवश्यकता है. तो इसके लिए हमें वैल्यू एजुकेशन के पाठ्यक्रम पर और फोकस करना पड़ेगा. जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वैल्यू एजुकेशन जो है, जो मेरा ये व्यक्तिगत मानना, वैल्यू एजुकेशन जो है पढ़ाने से नहीं आ सकती है कि हम एक बुक्स लें. बुक्स बहुत सारी बुक्स आती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रोफेशनल एथिक्स जो है, बुक्स पढ़ाने से कोई भी कुछ नहीं आ सकता है. जब तक हम जाकर सोसाइटी के अंदर देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, गरीब लोग कैसे रह रहे हैं, क्या समस्या है, उनकी संवेदना को जब हम जानेंगे उसके बाद में हमें आ सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो एक बार विदेशी महिला ने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कमेंट किया. हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद भगवा कलर कपड़े पहनते थे. जब उन पर कमेंट्स किया कि सब इन लोगों को कपड़े पहनने में नहीं आते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा इन अमेरिका टेलर मेक्स ए मैन, बट इन भारत करेक्टर मेक्स ए मैन. तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर है भारत के अंदर इम्पोर्टेंट है. वर्तमान में हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं कि पर्यावरण का संकट है. दिल्ली में हम देख रहे हैं पोल्यूशन का संकट है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. जल का संकट है और एक सबसे बड़ा संकट है क्राइसिस ऑफ करेक्टर. चरित्र का संकट भी बहुत बड़ा है. इस पर हमको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है. हम सुविधाएं बहुत दे देते हैं, यदि हमने संस्कार नहीं दिए तो वे पतन की ओर हमें ले जाएंगे. तो संस्कार जो है बहुत ज़रूरी है. तो चरित्र ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार है. जो हमारा भारतीय संस्कृति, जितनी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, सबसे यदि बेस में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्टर. तो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है तो चरित्र है. तो देयर इज ए डिविनिटी इन एवरीबडी. हर किसी में दिव्यता है, सब में है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. तो यदि हमने जो यहाँ D2 में जो लोग काम कर रहे हैं, जब हमने अनुभव पाया है कि जब हमारे छात्र सोशल वर्क से जुड़ते हैं तो उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं. वे परिवर्तन छात्रों के करेक्टर बिल्डिंग या पर्सनल डेवलपमेंट में सहायक होंगे. तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में यदि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनका कम से कम उनके संस्कारों में परिवर्तन होगा. और उनमें जो हम चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, व्यक्ति पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनमें काफ़ी उनका डेवलपमेंट होगा. देश के कई संस्थान, सामाजिक संगठन इस दिशा में बहुत कार्य कर रहे हैं, जिसमें D2B माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रतीक शर्मा सर की डायनेमिक लीडरशिप में आउटरीच एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ और हमारे एक सेंटर खुला है, उन्होंने सर के नेतृत्व में खुला गया है, सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रिसर्च के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. तो इस दिशा में हम बहुत लोग हैं. D2 बहुत काम कर रहा है. तो सभी शिक्षा संस्थान, सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं देश भर में, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर सकें. इसी उद्देश्य को लेकर हमने 2 साल पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था. ये तीसरा एक छोटा कॉन्फ्रेंस है, जिस छोटा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग जो एक प्लेटफॉर्म पर आए, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस, बहुत लोग देश में काम कर रहे हैं, तो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को परफॉर्म करें, जिससे हम शेयर कर सकें और आगे उस पर हम काम बढ़ सके हमारा. इस उद्घाटन सत्र के पश्चात जो है हमारे साथ प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी हैं, जो माननीय कुलपति हैं गुरुदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के. उन्होंने वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा काम किया है. उन बिलासपुर के अंदर देखेंगे, बताएंगे, तो उस अगले सत्र में चर्चा करेंगे. प्रोफेसर संजय स्वामी जी अभी आ रहे हैं, वे राष्ट्रीय संयोजक. उन्होंने छोटे पर्यावरण के प्रयोग करके हम किस तरह के लिए सोसाइटी में काम कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट जो इन्वाइटेड टॉक में उसका उनका रहेगा. लंच के बाद जो है 2 पैरेलल सेशन चलेंगे. 2 पैरेलल सेशन के अंदर जो है करीब 40 पेपर प्रेजेंट होंगे. तो 40 लोगों के पेपर्स हमारे पास आए हैं, तो 2 पैरेलल सेशन में 40 पेपर का प्रेजेंटेशन होगा. उसमें हमने जो सेशन चेयर के लिए बुलाया है श्री ज्योतिब राय जी हैं, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है फॉर MP एट सुप्रीम कोर्ट एंड सीनियर काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है. डॉक्टर VS पांडे हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर NIT दिल्ली. प्रोफेसर भारत भूषण जी हैं, प्रोफेसर हमारे AK गुप्ता जी है, वे उसमें सेशन चेयर करेंगे. समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा ही उच्चतम आध्यात्मिक साधना है. सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. नर सेवा नारायण सेवा. इस आध्यात्मिक विशेषता से युक्त आह्वान पर भारत को जगाना होगा तथा स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत पुनः विकसित विश्व गुरु बनेगा. इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत. हम प्रोफेसर गोयल का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सम्मेलन के उद्देश्यों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए. धन्यवाद. विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम.
पात्रत्वाधनम आपनोति धनाधर्मम ततः सुखम। यह श्लोक शिक्षा के महत्व और समाज पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। यह हमें विनम्रता, योग्यता और धार्मिकता की याद दिलाता है। इन्हीं शब्दों से प्रेरित होकर मैं माननीय कुलपति महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ ताकि वह अपने अमूल्य विचार हमसे साझा करें। Good morning, all of you. A very distinguished panel on the dais under the leadership of Atul Kothari ji, Professor Chakrawal, Professor Gaur, Professor Suresh, and all my colleagues on the dais and in the audience, dear students. Today, we are here to celebrate the birth anniversary of Swami Vivekanand. In fact, आज से 2 साल पहले हमने एक this is what we had decided, that we are going to celebrate each year the ideals for which Swami Vivekanand stood, और जो उनकी विचारधारा थी उसको समाज में हम जितना ज़्यादा उसका प्रचार कर सकें उतना कम है। और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का रोल इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न दैट if we have to make change in the society, the academic institutions are the best place to bring that change. And in fact, if we see how the societies have evolved, and the distinguishing factor between the evolved society is how, the academic institutions or the teachers and the students value education and how it basically transmits in the society. That is how basically the difference, that is the distinguishing factor. And if we go back to earliest, when India was considered to be the I would say सोने की चिड़िया, उस समय में तक्षशिला नालंदा जो था was the identifying distinguishing factor, or the indicators which were there were these only, that the students used to come from different parts of the world to seek knowledge from these institutions. So now the exodus is towards the US and towards, say, let us say the European countries like Germany and UK especially. But the difference is this, that दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, पराविद्या अपराविद्या। उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा कहीं ना कहीं जो भी कारण रहे, उन कारण विशेष पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमने फोकस अपना जो एजुकेशन, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं हम सिर्फ मटेरियल एजुकेशन की बात करते हैं। एक जो 360 डिग्री डेवलपमेंट जो है हमारा, जो कि हमारी संस्कृति का पार्ट है, उस विषय में हम कभी बात नहीं करते हैं। और उसके कई कारण हैं, उन कारणों में हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है जो कि कई वर्षों की स्लेवरी का मैं समझता हूँ वही कारण रहा, जिसकी वजह से हमारा फोकस जो आंतरिक शिक्षा है, जो आंतरिक डिसिप्लिन है, उस तक नहीं हमारा गया। और इनफैक्ट अभी प्रोफेसर प्रदीप ने यही बात बोली, स्वामी विवेकानंद का एक ही फ्रेज अगर हम बोलें, शिक्षा अगर आपका चरित्र बना रही है तो वही शिक्षा है, क्योंकि विदाउट कैरेक्टर बेसिकली यू कांट प्रोग्रेस इवन अ स्टेप फॉरवर्ड। You may move a step forward, but we have seen in the context of, let us just to give an example, if we see the developmental trajectory which the Western world has taken, the enthusiasm with which the scientific principles have been applied and the development has taken place, it is at a huge cost of the environment. And this happens when we only see only one aspect of science and education, and we don't consider the implications that the scientific advancements are going to make, not even on the planet, but also the negative implications that it will have on the very existence of the human beings, including the any living or non-living entity. The difference between the Indian civilization and the Western civilization is this only, the thought process is this only,
that the experimental domain of the Western scientific or Western scientific thought was this only, was the external world. Whereas the Indian rishis or scientists, if we may say so, experimented within the internal domain. And they tried to understand what the implications would be of certain actions that they take. And as a result of which they had the sense of actually, working out any action, the implication of that action would have not even on the near surroundings, but also in the overall universe. And that is why people talk about Vasudhaiva Kutumbakam. It doesn't come just like that only, because, the implications have been studied to the minutest of details. And in fact, I'm slightly digressing from, the very event that we are celebrating, which is Swami Vivekananda's birthday. And in fact, that is what basically he stood for. He was a manifestation of the thousands of years of the highest, noblest of thoughts that have been thought and practiced in this ancient land of Bharat. And what he actually stood for, certain ideas. And the idea basically makes the change. Because, in fact, in his own words, he always used to say, if matter is powerful, thought is omnipotent. And what you think again and again, it becomes part of your being. And when it becomes part of your being, one doesn't know how it is manifesting into action. And that one single thought process, the idea that he gave, was responsible in making the change in the lives of so many people. Netaji Subhash Chandra Bose, Sri Aurobindo, Mahatma Gandhi, even Nehru. And even still now, if we see, people have been influenced by his teaching, what he actually wrote in his complete works and the lectures that he delivered. And if anything that comes across through his teachings or lectures is this only, in the context of education, is the character building education. So therefore, that, unfortunately, in the academic institutions and especially in the technical academic institutions, we think that just by teaching the principles of electrical engineering or civil engineering, we are doing our job. But actually, there is something more to it, because if we are not able to actually foresee what the technological advancements or the whatever we are teaching, how it is going to impact the social life, how it is going to impact the planet, we may get benefited in the short term, but in the long term, how it is going to impact the overall society and overall globe or the universe, our knowledge is partial only. We have not actually understood completely. And the biggest contribution that will, in fact, that has come in recent times is the national education policy, which basically covers these aspects only, where we are not for the sake of just, teaching certain value education or sustainability in an isolated manner, but we are trying to integrate in our basically teaching, whatever teaching that we do. And so that is what basically that needs to be done. And in fact, as a technological institution, because by definition, the engineers are responsible for improving the quality of life of individuals and the society. And therefore, it becomes very important that institutions like DTU play their part in the nation building. And in fact, if we have to become a developed nation, the basic things that are required to the last person in the society, which is the basic education, not just material education, but the complete education, availability of clean energy sources, availability of clean water, sanitation, which basically are the clean indicators of the quality of life. If as a technical institution we are able to provide that, we are doing our bit in nation building. And in fact, that is why it becomes important, because the society, the changes that we want to see in the society can basically
happen only through the academic institutions, starting from the schools to higher level education institutions. The politicians, the civil servants, they have their role to play. They are executioners. बट जो थॉट है, जो आपका आइडिया है, जो मानसिकता, जो आपका बदलाव, वो केवल एक शिक्षक ही एक विद्यार्थी को दे सकता है, और वही हमारा दायित्व है, वही हमारा रोल है. तो उस नाते इनफैक्ट अगर हम देखें, इनफैक्ट मैंने आई थिंक 2 साल पहले भी ये बात बोली थी कि अगर हम अपना काम, पढ़ाने का काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं. और इनफैक्ट हमने देखा कि गुरु कबीर दास जी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, इनफैक्ट तुलसी का एग्जाम्पल दिया था, और इनफैक्ट एक जुलाहा कबीर जो अध्यात्म की पराकाष्ठा को पार कर गया केवल बुनाई कताई करके, और आज हम उस पर पीएचडी लिख रहे हैं. सो ये एक मिसाल है. तुलसी जिसकी कोई क्वालिफिकेशन पीएचडी नहीं थी, तुलसी के ऊपर हिंदी लिटरेचर में लोग पीएचडी करते हैं. तो ये क्या इंडिकेट, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट अगर कोई भी हम काज पूरी तन्मयता और फोकस के साथ कर रहे हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा कि देयर इज़ नो नीड फॉर अस टू एक्चुअली गेट इनटू दीज मटेरियल थिंग्स. दैट इज़ व्हाट बेसिकली. और अगर हम अपना क्लासेस, सोसाइटी ने ईश्वर कृपा से हम ऐसी जगह बैठे हैं और इस तरह से हम बात कर पा रहे हैं, इस तरह की क्वालिफिकेशन है हमारी, और समाज में हमारी इज्जत है, हम उस वजह से हम क्लास ले पा रहे हैं. लेकिन अगर हम अपना क्लास ठीक से नहीं ले रहे, जो हमारी बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो हम नहीं कर रहे, तो एक आम जुलाहा आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो कि अपना काम ठीक से कर रहा है. एक आदमी जिसको हम बहुत निष्क्रियता के साथ देखते हैं, वो अगर अपना काम ठीक से कर रहा है, तो जो पूरा ब्रह्मांड में स्कीम ऑफ थिंग्स में जो कि डिवाइन उसको देखता है, उसकी प्लेस हमारे से कहीं ज़्यादा ऊपर है, एज कंपेयर टू इफ वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी ऑन विद अ सिंसियर हार्ट, with a purpose, and that is what all Swami Vivekananda stood for. And that is the reason, therefore, that his ideas need to be propagated in a much wider and larger sense, and need to be disseminated as much as possible. If we are able to do that, we will be able to change the character of the society, which somehow has got alloyed, or I would say polluted, because of certain influences. And these influences need to be corrected by bringing what actually has been thought and practiced by our rishis and scientists for ages, in years, and in fact by, through meditation, and those vibrations are still in the air. What all we have to do is we have to just tune to those vibrations and capture those vibrations, which we are fortunate that we have been born in this punya bhumi, where the actions and the vibrations of so many sages, so many rishis are already there in the air. What all we need to do is we capture those vibrations and try to put those into action. Rest all will fall in place. And I would not stand between all the illustrious speakers that we have today, but the spirit and the thought that we had to, celebrate the 12th January, National Youth Day, and use this as a platform, as a means to bring the social change in the society. I mean, there's a social engineering that we need to do. That is the best way possible. And to have such illustrious speakers in our midst is basically an indication that, we have started on a right note. But as I was speaking to Atulji, that we need to do it in a more elaborate and more detailed and aggressive manner, so that it basically transmits at the grassroots level. Thank you so very much. We sincerely thank Honorable Vice Chancellor Sir for his insightful, inspiring address and for highlighting the ideologies of Swami Vivekananda. Sir's reflection on how institutions draw from traditional wisdom while engaging with modern global practices offered a profound perspective on social responsibility. आपके शब्द हमारे समाज की बेहतरी के लिए प्रेरणा देने वाले हैं. धन्यवाद. Every idea has its seed hidden in knowledge, and the foundation of every revolution lies in service to society.
I now request Professor K.G. Suresh, Director, India Habitat Center, to kindly come to the dais and share his thoughts with us. थैंक यू सो मच। हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत्र आदरणीय अतुल जी कोठारी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और हमारे मित्र प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी, हमारे अग्रज प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, हमारे प्रिय मित्र प्रोफेसर रमेश गौड़ साहब, प्रोफेसर मिनी श्रीजीत जी, प्रोफेसर प्रदीप गोयल साहब, डॉक्टर विकास गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण कुमार और यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, शोधार्थी और प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रोफेसर प्रतीक शर्मा काफ़ी दिनों से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन दूरी की वजह से आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज आपने कहा कि आना ही है और आकर मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि पहले क्यों नहीं आया। इतना भव्य अधोसंरचना मैंने तो बहुत जगह देखी नहीं है और वाकई आपने जब विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया तो वाकई काबिल तारीफ है। आप सभी को बधाई। मैंने जैसे कहा कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, मैं इसलिए भी थोड़ा भावुक हूं आज के दिन क्योंकि विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता बनने से पहले, विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान से जुड़ने से पहले मैं भी एक साधारण युवक की तरह रामकृष्ण मठ से मैंने स्वामी जी के ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित किया। सचमुच आज भी मेरा ध्येय वाक्य वही है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी जी को जो नहीं जानते वो मात्र एक आध्यात्मिक गुरु की रूप में देखते हैं उनको, लेकिन स्वामी जी आज के समय में भी उतने ही सार्थक और प्रासंगिक है जितने वे अपने समय में थे। इस बात को न भूलें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के स्थापना के पीछे जो प्रेरणा है वो स्वामी विवेकानंद की ही प्रेरणा थी। इतना वैज्ञानिक सोच उनका रहा है, इतने क्रांतिकारी सोच रहे थे। उनके शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं कि यू विल रीच नियरर टू हेवन बाय प्लेइंग द फुटबॉल रादर देन रीडिंग द भगवद गीता। I consider him an atheist, not because he does not believe in all the 33 koti Devi Devtas, but someone who doesn't believe in himself is an atheist. जो अपने आप पर 33 करोड़ देवी देवताओं पर जो विश्वास नहीं रखता वो नहीं है नास्तिक। नास्तिक वो है जो अपने आप पर भरोसा नहीं रखता। क्या क्रांतिकारी उनके सोच रही है उस समय, जब बंगाल में फेमीन था, सूखा था, सूखाग्रस्त हो गया था और उस वक्त लोग मवेशियों के देखभाल के लिए उनसे चंदा इकट्ठा करने गए तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मेरी पहली प्राथमिकता मनुष्य हैं। मैं उन मनुष्यों के लिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं, मानव सेवा ही नारायण सेवा है, माधव सेवा है, उसके लिए आपको सबसे पहले जो है कार्य करना होगा। मैं मवेशियों का भी ध्यान रखूंगा, लेकिन सर्वप्रथम आपको मानव सेवा करना है। वाकई मैं समझता हूं कि हर युवा को, मुझे विश्वास है कि आपके पुस्तकालय में जरूर प्रोफेसर शर्मा ने उसकी व्यवस्था की है, लेकिन हर युवा से मैं यही आह्वान करूंगा कि आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप अवश्य स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करें। उन्होंने शिक्षा के बारे में, क्योंकि आज का विषय, और उसके लिए भी मैं कुलपति जी को मैं बधाई का पात्र मानता हूं। पिछले 7 दशक में हमारे देश में अधिकार केंद्रित आख्यान रहा है, राइट सेंटर्ड डिस्कोर्स।
दायित्वों के बारे में नहीं बताया जाता था। मेरा अधिकार, हमारी मांगें पूरी करो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? फंडामेंटल राइट्स के साथ वही संविधान फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करता है, लेकिन उसकी चर्चा हमारे यहां ज्यादा नहीं होता था। राइट्स बहुत जरूरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन नागरिकता तब बनती है जब हम राइट्स के साथ हम ड्यूटीज की भी बात करें। हमारा दायित्व क्या है? एक समाज के नाते हमारा दायित्व क्या है? एक व्यक्ति के नाते हमारा दायित्व क्या है? एक पारिवारिक व्यक्ति के नाते हमारा दायित्व क्या है? कर्तव्य पर जोर दिया गया है हमारे समाज में। कर्म प्रधान रहा है हमारा समाज। और मुझे खुशी है कि शैक्षणिक संस्थाओं का सामाजिक दायित्व क्या है? क्या मात्र पढ़ाना लिखाना है, या उससे बढ़कर भी है? मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व एक स्वयंसेवी संगठन के दूर दराज के क्षेत्र में कार्य हो रहा था, तो वहां उन्होंने एक अस्पताल बनाया। तो वो अस्पताल बना, 1 साल बाद उसका एक वार्षिक, जिसे कहते हैं कि एक समीक्षा हुई, और उसमें एक संगठन के बड़े अधिकारी भी गए थे। तो उनके सामने जो प्रभारी थे उस अस्पताल के, उन्होंने कहा कि जब हमने शुरू किया तो मात्र 500 मरीज आते थे, अब हमारा 1 साल के अंदर 5000 मरीज हो गए। तो जब वो अधिकारी उठ के खड़े हुए, उन्होंने कह दिया, मैं बहुत मायूस हूं आपके इस रिपोर्ट से। मुझे खुशी होती अगर इस अस्पताल के आने के बाद मरीजों की संख्या 500 से 50 हो जाता। उसके आगे एक 0 रखने से, एक 0 लगने से मैं खुश नहीं हूं। आपके संस्था के आने से उस क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे यहां टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर्स में परिवर्तित हो गए, whereas in the West, most of the universities became research centers of excellence. And that is why we don't figure even in the global list. One of the reasons. Because our entire focus has been on learning and teaching and learning, TLCs, not research and innovation. In the West and in other parts of the world, the governments of the day and the industries go to the universities for ideas. They go to the universities for ideas. They go to the universities for solutions. But how many governments, how many central governments, how many state governments come to our own universities for, except a few IITs and IIMs? How many of them go to the, universities? Because universities are perennially seeking funds, perennially short of funds, and their focus is on teaching. They are no more generating ideas, I am sorry to say. It should be the battle of idea, not battle of ideologies, that should happen in the universities. So, ये आइडिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सिटीज का खत्म हो गया है। हमारा आउटरीच खत्म हो गया है। अगर एक यूनिवर्सिटी एक नए कस्बे में जाके बसता है, क्योंकि पहले तो बड़े शहरों में बसते थे, अब यूनिवर्सिटीज जो है आपके शहर के बाहर कई किलोमीटर दूर जाके बसते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में उस यूनिवर्सिटी के आने से कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, मेरे ख्याल से यह आंकने की आवश्यकता है। उसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि वहां के आम लोगों के, वहां के पड़ोस के गांव के, कस्बे के आम लोगों के जीवन में उस विश्वविद्यालय के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू असेस दैट हाउ द establishment of that institution has made a positive change in the lives of the people living in the neighborhood. That is important. चाहे वो उनका शैक्षणिक हो। अभी क्या होता है कि भाई हम तो लीगल एड सेल चलाते हैं,
सोशल वर्क के स्टूडेंट्स कुछ जाके सोशल वर्क कर देते हैं, बस वो एक बेसिकली वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन जेन्युइन चेंजेस कहां आ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मैं तो समझता हूं कि हर यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए। भारत सरकार ने 2002 में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब सूचना प्रसारण मंत्री थी तो यह तय किया था कि 2000 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का 4000 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का स्थापना होगी। 2002, हम 25 साल उसके बाद हो चुका है, सिर्फ मात्र 400 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन फंक्शनल है इस वक्त देश में। और हर यूनिवर्सिटी को यह मैंडेट है कि वो अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इज a रेडियो स्टेशन रन बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी। उस कम्युनिटी को जगाने का काम, उसमें जागरूकता पैदा करने का काम, मैं समझता हूं कि हर यूनिवर्सिटी को इसको अपनाने की आवश्यकता है। यह तो मात्र एक छोटा उदाहरण है। वहां चाहे सॉइल टेस्टिंग हो, वेदर स्टेशन हो, आप वहां के किसानों को, वहां के मजदूरों के लिए, वहां के लिए क्या वोकेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां कैसे आप स्किलिंग कर रहे हैं, वहां आप डिजिटल लिटरेसी और मीडिया लिटरेसी को कैसे आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है, यह बहुत आवश्यक है। और यह संस्थाओं को भी विचार करने की आवश्यकता है, शिक्षकों को भी विचार करने की आवश्यकता है और विद्यार्थियों को भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आई कंसिडर एवरी पर्सन ए ट्रेटर who having been taught at the expense of the common man does not pay back to the society। हर उस व्यक्ति को वो देशद्रोही कहते हैं जो समाज के खर्चे पर जो है जिसका हुआ है, लेकिन सारा अध्ययन किया है, लेकिन वो समाज को वापस देने से, यहां से सीख के अच्छे IITs, IIM जिसको पूरा सरकार बैंक रोल कर रही है, उसमें से पढ़ के विदेश में जाके सेटल हो जाता है, अपना कैरियर बनाता है। उसको ना अपने देश के बारे में सोचना है, न उसके समाज के। दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों से लोग आते हैं और वो दिल्ली, मुंबई, बंगलोर में आके बस जाते हैं और फिर कभी अपने गांव के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते भी नहीं है कि वहां भी मुझे परिवर्तन लाना है, वहां से बहुत उम्मीद लेकर मैं यहां आया हूं, मुझे उस परिवर्तन करने की जरूरत है। तो ये विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, सभी में इसकी आवश्यकता है। बिकॉज आवर जॉब इज नॉट ओनली टू inform and educate but also to inspire। हर टीचर का दायित्व है सूचित करना, शिक्षित करना और विद्यार्थियों को प्रेरित करना। उनका 316, अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इट गिव्स अस दैट स्कोप। जो कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग स्वामी विवेकानंद जी ने बताया और जिसका जिक्र कुलपति महोदय ने यहां उद्धृत किया, वो मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, दैट हैज टू कम इनटू हाउ इट विल कम। मुझे अभी भी याद है, हम लोगों के बचपन में मॉरल एजुकेशन एक क्लास होता था, कोई अटेंड नहीं करता था उसको, उसमें कोई मार्क्स भी नहीं होते थे। मॉरल एजुकेशन इज नॉट ए स्टैंड अलोन सब्जेक्ट दैट कैन बी टॉट लाइक दैट। मॉरल एजुकेशन हैज टू बी imparted in practice। यथा राजा तथा प्रजा, यथा शिक्षक तथा विद्यार्थी। वो शिक्षक को देखता है। ऐसे में हजारों स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनको जीवन को शिक्षकों ने प्रेरित किया है। मेरे लिए गर्व का पल तब नहीं था जब भारत सरकार ने मुझे जो है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया। मेरे लिए गर्व का पल था जब मेरा एक विद्यार्थी मेरे पास आकर मुझसे कहा कि सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं। मुझे लगा कि हां, अब मेरा जीवन सार्थक हो गया जब किसी ने यह समझा कि वो मेरी तरह बनना चाहता है। क्या वो इंस्पायर कर सकते हैं कि व्हेन आई कैन इंस्पायर माई स्टूडेंट टू थिंक बियॉन्ड हिज सेल्फ, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, डू समथिंग फॉर द कंट्री, यह बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं वेस्टर्न रैंकिंग्स में नहीं जाता हूं। वैश्विक स्तर पर आज भी भारत के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय
और भारत के शिक्षक उच्च कोटि के हैं। आज पूरे विश्व में सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक जो हमारा वर्चस्व बनाया है भारतीयों का, उसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर हम विकसित भारत 2047 हमारा लक्ष्य है, तो मैं समझता हूं कि हमको और काम करने की आवश्यकता है। वी नीड टू वर्क दैट एक्स्ट्रा आवर, वी नीड टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, उसकी आवश्यकता है। और वहां स्वामी जी हमें प्रेरित करते हैं कि हम एक संस्था के रूप में अपने क्षेत्र में, पूरे देश को शायद हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में जरूर थ्रू पॉजिटिव इंटरवेंशन हम बदल सकते हैं। चाहे वो जल संचय का क्षेत्र हो, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपने क्षेत्र में हम कर सकते हैं और हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जो ये बीड़ा दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने उठाया है इस विषय को लेकर, मुझे विश्वास है कि यह एक राष्ट्रीय विमर्श में परिवर्तित होगा और निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर सुरेश, आपका हार्दिक धन्यवाद। आज हमारे समक्ष आपकी प्रस्तुति के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। Your thoughts have truly motivated us to reflect on our responsibilities and channelize the youth towards positive social change. आपके मार्गदर्शन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। The purpose of education is to illuminate every corner of society. Let us now listen to his thoughts, which will guide us in a new direction. We request Professor Ramesh Chandra Gaur, Dean, Indira Gandhi National Center for the Arts, to kindly address the gathering. मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, आप सब प्रियजन, मेरा सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय माननीय डॉक्टर अतुल कोठारी जी, नेशनल सेक्रेटरी शिक्षा संस्कृति संस्थान न्यास दिल्ली, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर के जी सुरेश, डायरेक्टर इंडिया हैबिटेट सेंटर, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, वाइस चांसलर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, organizers of this event, Professor Mini Srijus, Professor Pradeep, dear other colleagues, it indeed a great pleasure with all of you. I start my address by paying my true tributes, homage in the feet of Swami Vivekananda on his birthday, and also congratulate you all on this Youth Day, which we celebrate every year. When in the age of 30, in Chicago, this great summit, he addressed the people of America, brothers and sisters of America. He created a great respect for India, भारत, जिसको कि उस समय ब्रिटिशर्स रूल करते थे। हमारी सांस्कृतिक चेतना, हमारा ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, और भारतीय संस्कृति को और भारतीयता को वहाँ पर सबके सामने प्रेजेंट करना एक मुख्य उद्देश्य हम सभी जानते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अगर हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करें तो ही वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जिसकी बातें हमारे एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम में रही थी, उन्होंने उन्हीं सारी बातों को मॉडर्न एजुकेशन का एक हिस्सा बनाने के लिए हमें प्रेरित किया। अगर उस समय हम देखें, उससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बैक टू वेदास का स्लोगन दिया और वही बातें दोहराई जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद जी ने हमें आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? काफ़ी सालों तक एक वैक्यूम रहा। एफर्ट्स हुए, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर हों, राजा राममोहन राय हों,
मदन मोहन मालवीय जी हों, कुछ एफर्ट्स हुए, लेकिन अगले काफ़ी सालों तक एक वैक्यूम रहा और हम लोग जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, वो कहीं पर एक यूरोपियन इन्फ्लुएंस का शिकार हुई और उसके लिए हमें काफ़ी साल इंतज़ार करना पड़ा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो आज अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका इनकरेजमेंट, इसकी जो प्रेरणा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अप्रोच है, जिस तरीके से टेक प्राइड इन लेगेसी, टेक प्राइड इन अवर लेगेसी, जो हमें मंत्र दिया, जो मोटिवेशन मिला है, उससे हमें हम सभी प्रेरित हुए हैं। और एक और व्यक्ति हैं जिनको मैं अपनी प्रेरणा भी मानता हूं, और भारतीय आधुनिक शिक्षा, खासकर जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी आर्किटेक्चर के रूप में देखता हूं। यहाँ पर विराजमान है आदरणीय अतुल कोठारी जी, क्योंकि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने जिस रूप में है, इनका मार्गदर्शन और इनकी अप्रोच नहीं होती तो वो उस तरीके से नहीं होती। तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो सालों तक हमने कई बातों को नेगलेक्ट किया। मैं एक सांस्कृतिक संगठन में काम करता हूँ और करीब 20 सालों से मेरा भारत की संस्कृति को देश विदेश में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो उसमें गति आई है, 10 सालों में जो बदलाव आया है, उसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि वी हैव ए प्रोग्राम कॉल्ड यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। हमारे जो महान ग्रंथ जो उस प्रोग्राम 92 में शुरू हुआ तभी नॉमिनेट होने चाहिए, उसके लिए हमें सालों इंतजार करना पड़ा, चाहे वो भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो। ये सब अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क अगर आया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की वो टेक प्राइड इन अवर लेगेसी की अप्रोच से आया। So for this kind of event, I have few thoughts, although I'm also very keen to listen Honorable Atul Kothari ji, but I have few thoughts to share with you in today's topic of this particular conference. So I just have few thoughts which I will present to you. Why this topic is significant? Because the kind of education provided in our engineering institution or medical institution or all kind of including management, we are part of a mad race in this competitive world, that we have to become a great scientist, great engineer, great manager. Somewhere I think we have lost that approach to become a great human being first, a responsible citizen first. So we are in the race of becoming just a professional. So in that context, Swami Vivekananda's vision of education was clear and transformative. I think we must remember that. What he said, we want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. Even today, this single statement can serve as a guiding philosophy for higher education. Friends, the foremost social responsibility of any institution of higher education, whether engineering, medical, or liberal arts, is not merely to produce degree holders, but to nurture good human beings. Before producing engineers, technologists, scientists, or managers, our institution must produce responsible citizens, ethical professionals, and sensitive individuals. A truly educated person harmonizes knowledge with wisdom, skill with ethics, and innovation with compassion. As Indians, our students must graduate with a deep awareness of Bharat's civilizational ethos,
one of the most ancient, continuous and inclusive civilization of the world. They must know not only cutting edge technologies, but also know our history, our roots, our cultural traditions, knowledge system, and philosophical foundation. Yesterday, I was part of one book launch ceremony in World Book Fair, and there was a book, Garv Sanskar. In our ancient civilization system, in our cultural tradition, we have Sola Sanskar. And Garv Sanskar is one of the Sanskar. And what is this all, Garv Sanskar is all about? Starting from that preparation for pregnancy to the entire, there are various stakeholders, not just parents, the family, the society. So all those kind of traditions, those sanskars, we have lost, we have forgotten about it. So that's the reason that why we need to know about all these sanskars. Recently, we have a G20 summit few years before, and our Prime Minister raised very vigorously and very clearly to the world the message of Vasudev Kutumbakam, the way it was presented to the world, and the way entire event was organized. It was having a great impact on the international audiences. So we have been talking since our ancient civilization about the one world is one family. And that we never reminded the world that this is our philosophy of our Indian civilization. And that was our Prime Minister who clearly mentioned in each and every slogan, everywhere, wherever those dignitaries went in India, the entire India was talking about one world and one family. And this is not just a new concept. This is long before the modern discourse of the globalization. India spoke of coexistence, harmony, and mutual respect. This is beautiful, reflected in the Swami Vivekananda's historic address at the World Parliament of Religions in Chicago in 1893, where he spoke not merely of tolerance, but of acceptance, a message that remains profoundly relevant in today's conflict-ridden and fragmented world. Friends, institutions of higher learning today stands at a critical crossroad. While technological advancement, maybe artificial intelligence, automation, data science, and biotechnology are redefining our future, we are also witnessing erosion of values, increasing intolerance, environmental degradation, and growing stress and mental health challenges among youth. This is why technical and engineering education cannot remain value neutral. Technology without ethics can become destructive. Innovation without empathy can deepen inequality. Engineers and professionals must learn to ask not only can we build it, but also should we build it and for whom? We all know the COVID, Corona times. And if we believe, if we have faith in the news that the virus was leaked from some country's lab, so we can truly visualize the kind of destructive nature of doing research without ethical values. Concerns such as climate change, environment, sustainability, and holistic well-being must be integral to education, not treated as a optional or peripheral. In this context, initiatives like Unnat Bharat Abhiyan extension and the field outreach program, Blaze adoption, and community engagement so effectively undertaken by Delhi Technology University represent the true social responsibility of the university, and I truly congratulate Honorable Vice Chancellor for doing this great work. When students engage directly with communities beyond classrooms and laboratories, they learn lessons not from the textbook, but they also learn from the experiences about various kind of community engagement, humility, grounded problem solving, and social accountability.
The National Education Policy 2020 rightly envisions higher education institution as Samajik Chetna Kendras. Because we are the institution for the society, we are social institution. We are Center for Social Consciousness, emphasizing holistic education, Indian knowledge system, community engagement, and ethical leadership. This conference is a meaningful reflection of the national vision based on national education policy. Dear friends, you are the inheritors of a great civilization and the architects of India's future. Nation building is not merely about employment, it is about character, commitment, and contribution. Be proud of our identity. We must be confident about our knowledge, and we should be very careful about our actions. I just want to quote one example. In 2003, I was the Fulbright scholar in US, and in Fulbright scholarship, there are scholars from different part of the world. And there is a continuous debate and discussion on various aspects. In 2003, there were some cases of bride burning in India. So one of the French scholar, he initiated a discourse or discussion, dowry deaths in India. And he tried to project the India as a country of snake charmers. They don't know how to respect their women. And thanks to my family, my society, who've given me a lot of knowledge about our culture, our tradition, and I defended and I quoted from Vedic tradition till date how India treated their women in form of mother, daughter, wife, in all formats. And by taking example, because being a computer science student, I also able to gather some data from their own countries' websites, and I was able to prove it that we treat our women much better than you. So as an Indian, as a proud Indian, it is very, very important to know your culture, your roots, your history, your society. Only then you can defend yourself in this competitive world. Only then you can project yourself, and that's the beauty of our culture. That give you a lot of strength and encouragement. And we have so many evidences and example where we can easily talk about everything. Like another book launched yesterday, I give again example was on homeopathy. We have a very ancient yoga and Ayurvedic traditions. The German scientist who invented homeopathy, we have enough evidence and example that it comes, motivation comes, influence comes from Ayurvedic traditions only. Unfortunately, many times we don't know all these facts and figures. So if we have to really analyze the development of homeopathy, you can find this is another variant of Ayurveda only. Remember, true nationalism is global humanism, and they are not opposite to each other. When rooted in values, nationalism naturally expands into Vasudhaiva Kutumbakam. Before I conclude, I would like to note that reflection we have begun here will be the further enriched by the address of our Honorable Dr. Atul Kothari ji, who is the guiding force, and he is the one who is spreading this message of value-based education and deeply engaged with education, culture, and national building initiative across the country. I'm also looking forward to his insights and learning from him. Thank you very much for inviting me. Thank you very much. I wish the conference a great success. We sincerely thank Professor Ramesh Chandra Gaur for his enlightening address. He beautifully emphasized the importance of Bharatiya Sanskriti and the need for value-based education in the modern age. उनके विचारों ने ये स्पष्ट किया कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। तो थोड़ा 2-3 भाषण भी सुन लिए आप लोगों ने, और
ठंडी भी है, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, तो इससे फिर मुझे लगता है कि थोड़ी स्फूर्ति भी आ जाएगी और गर्मी भी आ जाएगी। हम सामूहिक रूप से 3 बार ओमकार ब्रह्मनाद करेंगे। मैं जिस पद्धति से करता हूँ वो पहले आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर हम सामूहिक करने का प्रयास करेंगे। सावधान कहने से ये ज्ञान मुद्रा है। इस प्रकार अपने पैरों पर, घुटनों पर हाथ रखे और कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद करके अपना ध्यान केंद्रित, कंसंट्रेट करें ब्रीथिंग पर, अपने श्वासोश्वास क्रिया पर। जब मैं 1 कहूंगा तब इनहेल करना है, श्वास लेना है, और जब 2 कहूंगा तब ओमकार स्टार्ट करना है। ये 3 बार प्रक्रिया होगी। 2 ओमकार में, बिटवीन द 2 ओमकार साइलेंट रहेगा, कुछ शांत समय रहेगा, खाली समय। वो इसलिए है कि 3 बार ओम ओम करने का कुछ लाभ तो होता ही है, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन करें, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें कि ओमकार से क्या होता है। इसलिए आंखें बंद तो रहेगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन करें हमारे ब्रीथिंग पर, और बीच में कुछ साइलेंट इसलिए रखा है। 3 ओमकार के बाद एक छोटा सा मंत्र है, आप सब जानते हैं, आप विद्यालय स्कूल में पढ़े होंगे तब आपने बहुत बोला होगा, इसलिए, और मेरे पीछे रिपीट करना है वो। और अंत में ओम शांति शांति के बाद भी तुरंत आंख न खोले। मैं जब स्वस्थ शब्द का उच्चारण करूंगा, स्वस्थ, तब 2 हाथ पर मालिश करके पहले ऊपर का हिस्सा लगाएं, फिर नीचे का हिस्सा, फिर अंदर आंख खोले और धीरे से नीचे से इस प्रकार हाथ खोलने का प्रयास करें। ये सभी के लिए कंपलसरी, अनिवार्य नहीं है। जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे अपने स्थान पर आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। सावधान। आवाज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। 1 2 1 2 1 2 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। सभी को सादर प्रणाम। हम में से कोई 2 लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बस ओनली 1 सेंटेंस, 1 लाइन में। जल्दी से हाथ ऊपर करें और बोले खड़े होकर। बस महिला लड़कियों में से कोई एक बोलना चाहे तो पहले प्रायोरिटी, क्योंकि 2 पुरुष बोले। हाँ, तो ये ओमकार आप लोगों ने पहली बार किया क्या, कि किया था पहले भी? क्या आज अलग अनुभव आया कुछ? क्या
इसके दो कारण हैं। एक, हमने अपने अंदर देखने का प्रयास किया, इनर साइड गए। जब इनर साइड जाते हैं तो तभी सही एक्सपीरियंस, अनुभव आता है। दूसरी बात है कि सामूहिक किया, हमने सब मिलकर किया। जितनी सामूहिकता अधिक होती इतनी सुंदरता कार्य में आती, कोई भी कार्य में। तो ये मूल कारण है कि हम अपने अंदर देखते, इनर साइड जाते हैं। इसलिए जैसे बहन जी ने कहा, बहुत सुंदर कहा कि सारे विचार स्थगित हो गए, स्टॉप हो गए। जब विचार स्थगित, स्टॉप हो जाते सारे, तभी कंसंट्रेशन होता है, तभी एकाग्रता आती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का मूल आधार एकाग्रता है। स्वामी विवेकानंद जी एकाग्रता, कंसंट्रेशन कैसा था वो आप सबको मालूम है कि स्वामी जी, अभी एक विषय है ना कि फुटबॉल के मैदान में युवकों को जाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए, एक एम्फेसिस के लिए बताया है। स्वामी जी तो 38 साल के तो डेथ हो गई थी उनकी, और उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी थी, ग्रंथ पढ़ लिए थे। तो वो मेरठ में बीमार थे स्वामी जी, तो उनके शिष्य थे, वो लाइब्रेरी में किताब लेने जाते थे, रोज 1-2 किताब लाते थे, फिर वापस देते थे। एक बार तो एक पूरे सेट लेकर आए और दूसरे दिन वापस देने गए, तो लाइब्रेरियन गुस्से हो गया। पहले से गुस्से हो रहा था, स्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी किताब एक दिन ले गए, दूसरे दिन वापस गए, क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरी। तो उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी, मेरी मजाक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं मुझे अनावश्यक। आप पढ़ रहे हैं कि बात सिर्फ दे जाते हैं, वापस दे जाते हैं। तो स्वामी जी, छोटे स्वामी जी कुछ बोले नहीं, वो तो स्वामी विवेकानंद जी के पास जाकर बताया कि ऐसे ऐसे कह रहे हो लाइब्रेरियन, क्या कहूँ मैं। तो कोई बात नहीं, चलो मैं साथ में चलता हूँ। स्वामी जी गए साथ में, स्वामी विवेकानंद जी, और पूछा वो पुस्तकालय प्रमुख को कि भाई क्या, क्यों आप नाराज हो रहे हैं। तो कि स्वामी जी, आपके शिष्य रोज पुस्तक एक ले जाते थे, वापस दे जाते। तब मुझे लग रहा था कि क्या कर रही है, लेकिन कल तो ये 4-5 पुस्तकों को सेट ले गए और आज वापस दे गए, क्यों मजाक कर रहे हैं मेरी। तो कि मजाक नहीं कर रहे, मैं पढ़ रहा हूँ। आप किसी भी पुस्तक से जो पूछना है पूछ सकते हैं। उस समय तो लाइब्रेरियन भी ऐसे होते थे कि किताबें पढ़कर रखते थे सारी, वही लाइब्रेरियन बनते थे। तो उस लाइब्रेरियन ने प्रश्न पूछे, तो कौन सी किताब में, कौन से पेज पर, कौन सी लाइन में ये बातें लिखी है, वहां तक स्वामी जी ने बता दी। ये कंसंट्रेशन है। तो स्वामी जी कहते थे, पहले मैं वो आश्चर्यचकित हो गए लाइब्रेरियन के, कैसे संभव है स्वामी जी। तो कि पहले मैं पहला पैराग्राफ थोड़ा पढ़ता था, फिर देखता था तो मुझे समझ में आ जाता क्या अंदर लिखा है। बाद में मैं एक एक लाइन पढ़ता था आगे पीछे की, तो मुझे समझ में आता था कि इस किताब में क्या है। धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ने से जो फोटोकॉपी होता है जेरोक्स, वो जेरोक्स मशीन जैसा यहाँ हो जाता है, देखते ही आ जाता है दिमाग में। इतना कंसंट्रेशन स्वामी जी का था। वो स्वामी जी ने कहा, मुझे अगला जन्म अगर मनुष्य का मिले तो मैं ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालय में पढ़ना चाहूंगा कि जहां एकाग्रता की शिक्षा दी जाती हो, कंसंट्रेशन की एजुकेशन दी जाती हो। क्या हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं कंसंट्रेशन की एजुकेशन दी जाती है? तो ये बेस ऑफ एजुकेशन है। किसी भी काम के लिए एकाग्रता आपकी आ गई तो फिर आप कोई भी कार्य में सक्सेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी काम करना है। योग की बात आती है तो गीता में बहुत सुंदर कहा है, योग कर्मशु कौशलम, यानी कोई भी कार्य कुशलता से, एकाग्रता से, सुंदरता से करना, वो ही योग है। अभी कैरियर की बात आई थी, तो मेरे पास एक सुंदर मोहन भागवत जी का वीडियो देखता हूँ, चलता है तो आपको सुनाऊंगा, नहीं तो मैं एक वाक्य बता दूंगा। करियर क्या है भाई? करियर यानी जो भी आप करोगे वो आप उत्कृष्ट करो। क्षमा करें, नहीं आएगा यहाँ थोड़ा कनेक्टिव। आगे उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ आज जिसको कैरियर हम समझते हैं उसी के बारे में अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र ने सोचा होता तो शायद हम आज स्वतंत्र नहीं होते। उन्होंने उसको कैरियर माना और उसमें उन्होंने उत्कृष्टता से एक्सेलेंसी पाई और काम किया, इसलिए देश स्वतंत्र हुआ। तो लोकमान्य तिलक का बेटा था, तो कहा आप मुझे पढ़ने के लिए
सब कर रहे हैं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो काम करना है वही मैं करूंगा, चाहे तो मैं चप्पल बनाने का काम करूंगा। तो पत्र लिखा था, उस जमाने में पत्र लिखते थे, तो उनके बेटे ने कहा ये बातें, तो लोकमान्य तिलक जी ने उसको उत्तर दिया कि बेटा आपको जो अच्छे लगे करो। वो पुणे में रहते थे, तो उनका चप्पल सीने का काम भी करोगे तो ऐसा चप्पल सीना कि लोग कहेंगे कि पुणे में जाए तो लोकमान्य तिलक के बेटे से चप्पल खरीदिएगा, पुणे में जाएंगे तो लोकमान्य तिलक के बेटे के घर से दुकान से चप्पल खरीदना, इसमें भी एक्सीलेंसी होनी चाहिए। तो ये कैरियर है, कोई भी कार्य करो, जो भी कार्य आप में लो, आप स्पोर्ट्स में है, आप आर्ट में है, आप अलग अलग क्षेत्र में है, कहीं भी पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ते हैं, तो इसमें एक्सेलेंसी है, उत्कृष्टता प्राप्त करना। और स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा है इसके बारे में कि जीवन में एक विषय सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और इसके पीछे जीवन लगा दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। जो माननीय कुलपति जी तुलसीदास जी का और इसका उदाहरण दिया ना, वही था कि उन्होंने एक विषय तय कर लिया, उस पर जीवन लगा दिया। तो जिन्होंने कभी कुछ पढ़ाई नहीं की, उन पर आज हम लोग सब पीएचडी कर रहे हैं। तो इसलिए आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी स्पेसिफिक प्योर सब्जेक्ट, आपका इच्छा का सब्जेक्ट होगा, आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा, उसमें इतना कंसंट्रेट करिए कि दुनिया आपके पास में सर झुकाए, दुनिया आपको उस विषय के लिए बुलाए। तो इस प्रकार की कंसंट्रेशन, एकाग्रता और इस प्रकार के कैरियर के बारे में स्वामी जी ने भी कहा है और अभी मोहन भागवत जी का उद्बोधन था, उसी में भी वही है। तो ये जो सम्मेलन है कि शिक्षा का सामाजिक दायित्व, शैक्षिक संस्थानों का सामाजिक दायित्व, ये तृतीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है और मैं पहले भी एक बार आया हूं इस सम्मेलन में, तो मुझे बहुत आनंद है और मैं माननीय कुलपति जी और आप विश्वविद्यालय परिवार का सभी का अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार का लगातार 3 साल से आगे किया जा रहा है। और मंच पर बैठे बैठे हमारे साथ थोड़ी बात की आपने, कुलपति जी ने, कि आपसे एक बार बैठकर हम प्लान करेंगे कि इस अगले साल बहुत बड़े लेवल पर इसको ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अभिनंदन पात्र है, आप सब उसको ताली बजाकर सम्मान करिए। विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बनना चाहिए, हमको जो पौधा भेंट दिया उसमें भी वो लिखा है, बहुत अच्छा है। विकसित भारत की हम बात करते हैं तो 2047 तक विकसित भारत होना चाहिए, हमारा सबका संकल्प, अपेक्षाएं है, इच्छाएं है। विकसित हो रहा है क्या? तो एक दृष्टि से तो हम विकसित हो रहे हैं कि दुनिया में से कोई देश नहीं पहुंचा ऐसे चंद्र के उस छोर पर हम पहुंचे, भारत के वैज्ञानिक पहुंच गए। अनेक क्षेत्रों में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बहुत सारी ऐसी बातें गिना सकते हैं आप लोग। लेकिन ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है, आधा है। ये भौतिक विकास, मटेरियलिज्म, ये विकास, ये डेवलपमेंट शायद वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन भारत का तो वो नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि भौतिकता को हम नकार रहे हैं। हमारे उपनिषद में चतुर्थ पुरुषार्थ की जो बात है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें काम और अर्थ दोनों पूर्ण भौतिक है, लेकिन काम और अर्थ को धर्म आधारित धारण करना जीवन में, तभी मोक्ष के रास्ते पर चल सकते हैं आप आगे, मुक्ति के मार्ग पर तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो भौतिकता तो चाहिए जीवन में। आप लोग भी 20-25 साल पढ़ाई के पीछे खर्च किए होंगे या पढ़ रहे होंगे, लाखों रुपया आपके परिवार ने खर्च किए, करोड़ों सरकार ने खर्च किए, तो आपको भी अच्छा रहना, खाना पीना, मकान, गाड़ी सब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन इस साथ साथ मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ है कि नहीं है। विकास की बात आज करते हैं तो क्या पर्यावरण का संकट देश और दुनिया में कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या हो रहा है? नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? महिलाओं का उत्पीड़न कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? स्वास्थ्य का संकट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ऐसी ही 50 बातें गिना सकते हैं। यह भी विकास है क्या? तो विकास के साइकिल के 2 पहिए होते हैं, तभी साइकिल चलती है, एक पहिए से नहीं चलती है। ठीक है, प्रयोग दिखाने के लिए सर्कस में एक पहिए साइकिल चल सकती है, लेकिन नॉर्मल नहीं चल सकती है। तो एक पहिया भौतिकता का है, एक आध्यात्मिकता का है। आध्यात्मिक तात्पर्य ये है, ये सब प्रकार का विकास जो होना चाहिए। भौतिक विकास ये सरकार कर सकती है, ये सारी बातें सरकार नहीं कर सकती। नियम कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, कोर्ट के जजमेंट है कि यूज एंड थ्रो प्लास्टिक नहीं उपयोग करना है किसी ने। बंद हो रहा है क्या? हम भी बंद कर रहे हैं क्या? जब घटना हुई थी, एक लड़की पर बड़ी अत्याचार हुए थे और बड़ा आंदोलन चढ़ा था देश भर में कि कड़े नियम कानून बनने चाहिए रेप के करने वालों के लिए। कड़े कानून नियम बन गए, सब हो गया। रेप की घटना कम हुई क्या? नहीं हुई, बढ़ रही है। आंकड़े देखिए, स्टैटिस्टिक देखिए सरकार के, नहीं हो रहे कम। जब तक जीवन में चरित्र नहीं होगा, नैतिक मूल्य नहीं होंगे, तब तक न बलात्कार रुकेंगे, न महिलाओं को उत्पीड़न रुकेगा, न पर्यावरण का संकट रुकेगा, न हिंसाएं रुकेगी, कुछ नहीं रुक सकता है, न भ्रष्टाचार रुक सकता है। तो ये बेसिक बातें हैं, वैल्यू एजुकेशन कहो या कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कहो। कैरेक्टर यानी सिर्फ महिला पुरुष संबंध बात नहीं है, वो तो है ही, वो इंपॉर्टेंट बात है सबसे। लेकिन कैरेक्टर यानी हमारा समग्र जीवन कैसा है, वो हमारा चरित्र दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद का सुंदर वाक्य जो है, निमंत्रण कार्ड यहां से दिया गया, आपको भी मिला होगा, लिखा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्वामी जी ने कहा है कि मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, नहीं भौतिक दृष्टि से जो आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वयं का, परिवार का निर्वाह करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, साथ साथ समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का भी दृष्टि होना चाहिए। एजुकेशन फॉर लिविंग एंड लाइफ कहते हैं इसको। तो आज तो सिर्फ एक ही वन वेज है, कैरियर कैरियर कैरियर, भौतिकता, इसका कोई अंत नहीं है मित्रों। जीवन आखिरी में क्या चाहिए व्यक्ति को? हर व्यक्ति आनंद के लिए जीता है, लेकिन आनंद प्राप्त हो रहा है क्या? जिनको 600 रूम का बिल्डिंग है ना जिनका, और नीचे कितनी गाड़ियां पड़ी है उनको मालूम नहीं है, उनको भी टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा है। तो आखिरी में तो आनंद की प्राप्ति है, और भौतिक बातों से, मटेरियलिज्म से कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनको एक गाड़ी है उनको 2 चाहिए, जिनको फ्लैट हो तो बंगला चाहिए, बंगला मिला तो भाई हर व्यक्ति के एक बंगले चाहिए। देयर इज नो फुल स्टॉप। तो आखिरी में व्यक्ति जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, विवाह करता है, घर परिवार करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, जो भी, किसके लिए? जीवन में आनंद प्राप्त होता नहीं। तो भारतीय शिक्षा ऐसी व्यवस्था थी हमारी कि जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन था, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों साथ साथ थे। भौतिकता और आध्यात्मिकता, धर्म की बात जो हमारे, एक बड़ी बड़ी बात कोई नहीं करते थे, हम करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल छोटे छोटे उदाहरण हैं।
सामाजिक दायित्व यानी क्या है? बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, कोई देश बदलो दुनिया बदल दो, ये जरूरत नहीं। पहले हम सब्जी लेने जाते थे, आजकल तो वर्षों से मैं नहीं गया, तो मान लो 2 केजी भिंडी लिया तो महिला फिर भी 2 भिंडी ज्यादा डाल देती थी। क्यों? गलती से भी आपको कम न चला जाएगा। दूध लेने जाओ के देने आते थे, 2 लीटर लिया, 2 लीटर के बाद थोड़ा दूध और दे देते थे कि गलती से भी आपको दूध कम न चला जाए। ये उनका सामाजिक दायित्व था, ये उनका धर्म था, ये उनकी आध्यात्मिक दृष्टि थी। तब मिलावट की बात, भ्रष्टाचार की बात, कम देने की बात सपने में नहीं थी किसी के। वही हमारे यहां धर्म यानी ड्यूटी, कर्तव्य के संदर्भ में था, जिसके बारे में सूर्य जी ने उल्लेख किया कि हमारे संविधान में भी अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात है। जिस देश के लोग और डेमोक्रेसी सिस्टम में सिर्फ अधिकार की बात करेंगे, वो देश का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। ड्यूटी इज मस्ट। एक लेखक महोदय इंग्लैंड गए थे, तो मित्र के घर रुके थे, तो सुबह वो महिला थी घर की, उन्होंने कहा, वो नए थे वहां इसलिए पहले दिन था, कि भाई देखो यहां दोपहर को, एग्जाम्पल के लिए मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, कि भाई 12 से 1 दोपहर को लाइट बंद करना है, सबने ऑफ करना है। हो गई बात, चले गए। वो घर के पुरुष थे और नौकरी व्यवसाय में चले गए। 12:10 हो गई, वो महिला अचानक चाय देने के लिए आई उस सज्जन को, भारत से गए थे। तो कह रहे आपको बता था ना कि 12 बजे लाइट बंद करना है, क्यों नहीं किया? नहीं, भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। तो कि भाई कौन देख रहा है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सरकार ने आदेश दिया ठीक है, यहां कौन देख रहा है? उस महिला ने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप? क्या सरकार हर घर में देखने जाएगी क्या? सरकार ने आदेश दिया, पालन हमने करना है, आप यहां ऐसी बात मत करिए। तो वो सज्जन थोड़े हो गए, तो उनका नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं ऐसी मजाक भी हमारे यहां नहीं चलती। उन्होंने कहा ये ड्यूटी कर्तव्य है, वही धर्म है हमारे यहां। हमने धर्म को रिलीजन बना दिया तो धर्म कहीं नहीं चाहिए, इसलिए सारे क्षेत्र में आज अधर्म का साम्राज्य हो गया। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, क्यों आज प्रॉब्लम है, क्यों समस्या है, जिसको सिविक सेंस कहते हैं, नागरिक कर्तव्य, हमारे यहां नहीं मिलता है देखने को। वो जब डंडा लेकर पुलिस वाला खड़ा है तब तो रेड लाइट पर रुकेंगे लोग, नहीं रुकेंगे लोग। और रुकेंगे तो हमारे चालक है, उनकी आदत है रात को 12 बजे 1 बजे भी गाड़ी कोई नहीं है तो भी लाल लाइट है तो रुक जाएगी गाड़ी। तो कुछ लोग तो गालियां देकर जाते हैं कि ये बदतमीज क्यों रास्ता रोककर खड़ा है, कौन है अभी? अब ये क्यों है? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में इसका एजुकेशन नहीं है।